Okay, so most probably this will be the last class of our AC alternating current from the NCERT book. बहुत सारे टॉपिक जो है तुम्हारे एनसीईआरटी बुक से कटवा दिए हैं, तो वो हम फिर अलग से जो है ना उसको अलग से कवर कर लेंगे। लास्ट टॉपिक जो एनसीईआरटी बुक का है दैट इज ट्रांसफॉर्मर। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ट्रांसफॉर्मर का एक सवाल सिंपल सा आ सकता है जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो जब हमने एसी स्टडी किया था, ऑल्टरनेटिव करंट शुरू किया था, तो जब वन एडवांटेज जो हमारे पास एसी का था ना, जो वन एडवांटेज हमारे को बोला था स्टार्टिंग में, वो था कि इसमें वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज, इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन। मतलब जैसे सपोज कर लो, जहां पे भी पावर जनरेट हो रहा है, अगर वो मान लो कि 220 वोल्ट पे जनरेट हो रहा है, then you can increase this voltage to 330 volt, 1100 volt, whatever. So this is known as step up. और जब वो तुम्हारा हमारे घर पे आता है, तो जब वो पावर स्टेशन पे आता है 1100 वॉट का, देन सब स्टेशन पे जाके वो 330 वोल्ट में, और फिर घर आते आते वो 220 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज नोन एज स्टेप डाउन। ओके, डीसी वोल्टेज के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है। डीसी वोल्टेज जो होता है, मतलब डीसी सोर्स का जो वोल्टेज होता है, उसको हम इंक्रीज या डिक्रीज यानी कि स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं कर सकते। और ये जो स्टेप अप एंड स्टेप डाउन होता है, इसका रीजन क्या होता है कि इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू ट्रांसफर पावर एट हाई वोल्टेज। इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू ट्रांसफर पावर एट हाई वोल्टेज अलोंग लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, और इसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ लो पावर लॉस। इसीलिए हाई वोल्टेज में पावर ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम द पॉइंट वेर इट इज जनरेटेड टू द सब स्टेशन स्टेशन, फिर वहां से उसको स्टेप डाउन करके घरों में सप्लाई किया जाता है। सो दिस इज द रीजन फॉर एसी। एंड ये जो स्टेप अप स्टेप डाउन हो रहा है, ये जो स्टेप अप स्टेप डाउन हो रहा है, द डिवाइस विच इज यूज टू डू दिस स्टेप अप स्टेप डाउन इज नोन एज ट्रांसफॉर्मर, जो हम अभी स्टडी करने वाले। ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्मर का एक्चुअली बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फिजिक्स होता है, बट हमारे बुक में बहुत ही उसका डाइल्यूटेड वर्जन दिया हुआ है, एक ही लाइन में उसको समझाया गया है। सो लेट्स स्टडी दैट ट्रांसफॉर्मर। समझ में आ गया यहाँ पे? हाँ। सो ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? कि अगर हमने म्यूचुअल इंडक्शन क्या पढ़ा था कि अगर दो कॉइल आमने सामने रखी हुई है, अगर एक कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, तो इसकी वजह से दूसरी कॉइल में फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। और अगर पहली कॉइल में करंट चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो दूसरी कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा टाइम के साथ। एज अ रिजल्ट इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। सो अगर इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है बेसिकली, तो बेसिकली इसमें पावर जनरेट हो रहा है। पावर जनरेट, बट एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएटेड और बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब जो एनर्जी इसको मिल रही है, वो एक्चुअली कहां से ट्रांसफर हो रही है? यहां से ट्रांसफर हो रही है। देयर इज सम एनर्जी ट्रांसफर हैपनिंग हियर, एंड दिस एनर्जी ट्रांसफर कैसे हो रही है? बिकॉज ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। जो म्यूचुअल इंडक्शन जो है वही एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। सो दिस इज हाउ वी आर ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम दिस कॉइल टू दिस कॉइल।
ओके। जैसे सबसे पहले जो फेरेडे का एक्सपेरिमेंट था वो यही था ना, कि जब अपन ने एक मैग्नेट को कॉइल की तरफ धक्का मारा, तो मैग्नेट हैज एक्वायर्ड सम काइनेटिक एनर्जी, और मैग्नेट पास में आके रुक जाएगा अगर अपन उसको छोड़ दिया था तो। सो दिस एंटायर काइनेटिक एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन दिस लूप। सो दिस इज समथिंग लाइक ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ओनली, है ना। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन से क्या होता है, एक लूप से दूसरे लूप में एनर्जी ट्रांसफर की जाती है। सो एंड दिस एनर्जी ट्रांसफर इज एसोसिएटेड विद फ्लक्स। सो व्हाट वी वांट इज, जो पहले लूप का पूरा फ्लक्स है, अगर सेकंड लूप दूसरे लूप के साथ पूरे से एसोसिएट कर दिया जाए, देन विल हैव अ गुड एनर्जी ट्रांसफर। तो ये जो पहला जो लूप है, जहां पे एक्चुअली एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और दूसरे लूप में ट्रांसफर की जा रही है, इस पहले लूप को बोलते हैं प्राइमरी कॉइल या प्राइमरी सर्किट, और सेकंड वाले को बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल या सेकेंडरी सर्किट या वॉट एवर। एंड हाउ इज दिस अचीव, वो कैसे अचीव करते हैं, ज्योमेट्री से। इसको उतार लिया क्या? हाँ सर। तो उसको अचीव करने का तरीका क्या होता है, उसको अचीव करने का तरीका होता है कि हमारे पास ये एक आयरन कोर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये बीच में से होलो है, बीच में से होलो है। मैं ढंग से बता देता हूँ। ये ऐसा है, ये ऐसा है, बीच में से होलो है, ठीक है। तो इस सामने वाला व्यू बना देते हैं, होलो वाला व्यू बना देते हैं। ये तो सॉलिड दिख रहा है। ये आयरन का कोर है, आयरन का बना हुआ है, ठीक है। और ये जो वाइंडिंग्स है, यहाँ पे जहाँ पे अपना ईएमएफ का सोर्स है, इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग्स। और ये जो है, इसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग्स। तो क्या होता है, इसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो फ्लक्स है, इसको अपन इस कोर के थ्रू इसके साथ ये करते हैं। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मतलब किसी भी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही बनता है ना। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये आयरन कोर लेने का पर्पस क्या है, जो आयरन कोर अपन ने लिया है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, दिस इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। एंड व्हाट इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डज, इट इट अट्रैक्ट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जो फील्ड लाइंस है ना, वो अंदर इंक्रीज हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस इनसाइड द कोर। तो सारा का जो फ्लक्स जो था ना, अगर फील्ड लाइन अट्रैक्ट हो गई, तो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज, यू आर ट्राइंग टू सी कि मैक्सिमम फ्लक्स जो है ना, प्राइमरी से सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक हो जाए। वी डोंट वांट एनी फ्लक्स लीकेज, मतलब कुछ कुछ फील्ड लाइंस ऐसी होगी जो बाहर से चली जाएगी, ओके, ऐसी कुछ फील्ड लाइंस बनेगी। तो अब ये जो फील्ड लाइंस है, इसका फ्लक्स जो है सेकेंडरी कॉइल के साथ एसोसिएट नहीं हो रहा है। अगर वो फ्लक्स एसोसिएट नहीं हो रहा है, उस फ्लक्स का जो चेंज है वो सेकेंडरी कॉइल के साथ एसोसिएट नहीं होगा, तो पावर लीकेज हो जाएगा। फ्लक्स लीकेज मींस पावर लीकेज, मतलब अगर हम यहाँ पे जितनी भी एनर्जी जनरेट करें, सारी की सारी एनर्जी इस कॉइल को ट्रांसफर नहीं होगी, ओके। सो वी दिस आयरन कोर को यूज करने का पर्पस ये होता है कि द मैक्सिमम फ्लक्स इज ट्रांसफर फ्रॉम प्राइमरी कॉइल टू सेकेंडरी कॉइल। स्टिल इस डिजाइन में थोड़ा बहुत लीकेज होने के चांसेस होते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज, we wind the primary and the secondary coil on the same limb of the core, ताकि फ्लक्स एसोसिएशन मैक्सिमम हो जाए। उसकी डिजाइन कैसे हो जाती है, जैसे यहाँ पे बताया गया, उसकी डिजाइन ऐसे हो जाती है। ऐसे हो जाती है। रिमेंबर, बोथ द कॉइल्स आर इंसुलेटेड, बोथ द कॉइल्स आर इंसुलेटेड, तो एक दूसरे से टच, मतलब
कॉपर वायर जैसे है ना, तो उसके ऊपर प्लास्टिक लगा रखा है ताकि वो एक दूसरे से टच नहीं हो रही। तो नाउ दे आर इंटरट्विन्ड लाइक दिस, है ना, एक दूसरे में इंटरट्विन्ड हो गई। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, जो फ्लक्स की जो कपलिंग हो रही है ना, वो जो भी प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स है वो 100% सेकेंडरी कॉइल के साथ फ्लक्स के साथ हो रहा है। और कोर का वापस यूज करने का पर्पस ये है कि पूरा का पूरा फ्लक्स वापस से रिटर्न हो रहा है। ओके, सो दिस डिजाइन इंप्रूव्स द, क्या बोलते हैं, फ्लक्स, मतलब इंप्रूव्स द, क्या बोलते हैं, डिजाइन सच दैट द फ्लक्स लीकेज इज मिनिमम या एनर्जी लीकेज इज मिनिमम। आ गया समझ में यहाँ तक? Yes. अब दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होंगे। तो सेकंड, ये जो दूसरा वाला जो मैंने बनाया है, इसका मेजर एडवांटेज यही है कि इसमें फ्लक्स लीकेज यानी कि एनर्जी लीकेज मिनिमम होता है। ओके, तो जो पहली कॉइल है जिसमें, अच्छा, तो ये जो कॉइल है जिसको मैंने बोला ये प्राइमरी कॉइल, मतलब यहाँ पे ये प्राइमरी कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल है। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, अपना सोर्स लगा हुआ है। सोर्स मतलब जैसे कि हाइड्रो पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, एक आर्मेचर होता है जो दो मैग्नेट के बीच में रोटेट कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे कोई आर्मेचर है जो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो विद प्रॉपर मैकेनिज्म ऑफ बुश अरेंजमेंट और वॉट एवर, उस अरेंजमेंट के साथ जो है, जो भी पावर जनरेट हो रहा है, वो पावर अपन प्राइमरी कॉइल को सप्लाई कर रहे हैं, वो पावर अपन प्राइमरी कॉइल को सप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो पावर जनरेट हो रहा है, जितना ही पावर जनरेट हो रहा है, वो अपने को अपने घर पे सप्लाई करना है। सो नाउ दिस पावर जनरेटेड इज ट्रांसफर टू द सेकेंडरी कॉइल, और फिर यहाँ से अपने घर के लिए, मान लो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, दैट इज अपने घर का लोड है, यहाँ से अपने घर को लोड ट्रांसफर किया जा रहा है। ओके, सो नाउ देयर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। कोर में कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, प्राइमरी कॉइल में कुछ रेजिस्टेंस होगा, सेकेंडरी कॉइल में रेजिस्टेंस होगा, इन बहुत सारे लॉसेस होंगे, उन सबको अवॉइड किया जाता है। इसमें सबसे बड़ा जो होता है, कोर के साथ जो प्रॉब्लम आता है, कोर में ये बोला जाता है कि देयर आर एडी करंट्स। अब एडी करंट जो है ना, अपने एनसीईआरटी के सिलेबस से वो चैप्टर हटा, वो पोर्शन हटा दिया। बट ट्रांसफॉर्मर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही होता है एडी करंट्स का। एडी करंट्स क्या होता है, जैसे अपन ने बोला था ना कि अ, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है किसी भी लूप के साथ, तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, अगर उससे मैग्नेटिक फील्ड पास हो, फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उसमें भी जो लूप्स बनेंगे, लूप्स आर ऑलवेज, क्या बोलते हैं, इमेजिनरी लूप्स। ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए जस्ट टेक द इमेजिनरी लूप्स। हाँ, उस इमेजिनरी लूप को अगर तुमने वायर से रिप्लेस कर दिया तो उसमें करंट फ्लो होगा, अगर नहीं तो ईएमएफ इंड्यूस तो फिर भी होगा, ईएमएफ इंड्यूस तो फिर भी होगा। बिकॉज ये, तो अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर जब ऐसे लूप्स बन जाते हैं, तो उसमें क्योंकि वो तो सॉलिड है और कंडक्टर है, तो इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। एज अ रिजल्ट ये जो सॉलिड है वो हीट हो जाता है, हीटेड हो जाता है, और इसमें एनर्जी लॉस हो जाता है। तो दीज आर एडी करंट्स, दीज आर नोन एज एडी करंट्स। तो अब अगर हमारे को करंट प्रोड्यूस होने से रोकना है, ईएमएफ तो इंड्यूस हो रहा है, इमेजिनरी लूप हो या रियल लूप हो, अगर हमारे को करंट फ्लो होने से रोकना है ताकि हीट लॉसेस नहीं हो, तो हमारे को क्या होना होता है, सर्किट को ब्रेक करना होता है, सर्किट को ब्रेक करना होता है। तो उसके लिए, उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो ट्रांसफर का जो कोर है, उसको सॉलिड ना बना के हम लोग प्लेट्स बना देते हैं। क्या करते हैं, प्लेट्स बना लेते हैं, और प्लेट्स को चिपका देते हैं। तो अब एक प्लेट और दूसरी प्लेट को जब चिपकाते हैं तो बीच में इंसुलेटर आ जाता है। तो अब जो होता है, तो दोनों प्लेट्स के बीच में इंसुलेटर आ गया, तो सर्किट तो ब्रेक हो गई। अगर लूप में ईएमएफ इंड्यूस भी होने की कोशिश होगी, तो सर्किट तो ब्रेक हो रही, तो करंट तो फ्लो ही नहीं होगा। तो दिस इज हाउ एडी करंट हीट लॉसेस आर प्रिवेंटेड। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसको एनसीईआरटी बुक कवर नहीं करता, और एनसीईआरटी बुक उसको बहुत इजीली एक्सप्लेन कर देता है। एनीवे, तो बुक में जितना दे रखा है उसको स्टडी कर लेते हैं। तो बुक में क्या दे रखा है कि प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो एनपी बोल दो, और सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको ईएनएस बोल दो। तो ये जो प्राइमरी कॉइल है, जो भी कोर के ऊपर वाउंड है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एनपी है, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स एनएस। अच्छा, तो अगर एक कॉइल में फ्लक्स फाई है, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, एन पी इंटू फाइव। तो जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस एन पी डी फाइव बाई डी। इसको अपन बोलते हैं ईएमएफ इंड्यूस इन द प्राइमरी कॉइल। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो भी आ रहा है,
और यही फ्लक्स जो है या यूं बोल दो, नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, यहाँ पे जो है ना हमारे पास ये जो सोर्स जो आर्मेचर रोटेट हो रहा है, वो जो ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है वो ईपी है, हम उसकी बात करते हैं अभी। वो जो ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है वो ईपी है, तो उसकी वजह से इसके साथ एक फ्लक्स लिंक है जो सेकेंडरी कॉइल में है, और उसमें जो फ्लक्स चेंज हो रहा है इसकी जो ईएमएफ इसमें इंड्यूस्ड हुआ है वो है माइनस एन एस डी फाइव बाई डी। ओके, then the induced EMF or voltage ES in the secondary with the NS turns is ES minus NS d phi by dt. The alternating flux phi also induces an EMF called back EMF in the primary. अब ये जो फ्लक्स यहाँ पे चेंज हो रहा है, ये फ्लक्स तो प्राइमरी कॉइल के साथ भी एसोसिएटेड है, तो प्राइमरी कॉइल में वापस से बैक ईएमएफ इंड्यूस होगा, एंड विच इज नोन एज माइनस एनपी डी फाइव बाई डी। यहाँ पे बैक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पे एक अजम्पशन ले लेते हैं यहाँ पे क्या, लेट फाइंड द फ्लक्स इन ईच टर्न इन द कोर एट द टाइम टी ड्यू टू करंट इन द प्राइमरी व्हेन अ वोल्टेज वीपी इज अप्लाइड टू इट। यहाँ पे जो है ना इसके अक्रॉस हमने वीपी वोल्टेज अप्लाई करा, जो कि हमारे आर्मेचर के रोटेट होने से आ रहा है, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ या बैक इंड्यूस्ड ईएमएफ है इन द प्राइमरी। ये बहुत बहुत सिंप्लीफाई किया जा रहा है इसको एनसीईआरटी में, एंड एनसीईआरटी क्या बोल रही है, ईपी इज इक्वल टू वीपी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वी आर अज्यूमिंग रेजिस्टेंस इज जीरो इन द प्राइमरी सर्किट। अगर रेजिस्टेंस जीरो है और अगर ईपी वीपी के बराबर नहीं होता तो कॉइल में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता, तो इनफाइनाइट करंट फ्लो हो जाती, इनफाइनाइट करंट फ्लो हो जाती, जो कि होता नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे ईपी वीपी मान लिया। अगर इसको रेजिस्टेंस मान लेंगे सर्किट में तो इक्वेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो एनीवे तुम्हारे लिए बस इतना ही काफी है कि ईपी वीपी हो गया। तो ऑल्टरनेटिव फ्लक्स फाई आल्सो इंड्यूसेस एन ईएमएफ कॉल्ड बैक ईएमएफ इन द प्राइमरी। If the second is an open circuit or the current taken from it is small, then it is good to assume ES is equal to VS. अब वो भी यहाँ पे यही हो रहा है। तुम करंट के चैप्टर में पढ़ा होगा, अगर ये ओपन सर्किट है तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, और अगर इसको सर्किट को रेजिस्टेंस से क्लोज कर दें तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस में थोड़ा सा फर्क होता है। तो हम यहाँ पे बोल देते हैं, यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है हमारे को VS मिल रहा है, एंड बिकॉज इफ इट्स ओपन सर्किट वी से ES इज नियरली इक्वल टू VS, ताकि कोई पावर लॉस नहीं हो रहा है। अभी हमने इसको लोड से कनेक्ट नहीं किया, ऐसा मान लो ES इज इक्वल टू VS। ओके, देन ES कितना है, माइनस एन एस डी फाइव बाई डी टी, ईपी कितना है, माइनस एनपी डी फाइव बाई डी टी। नाउ इक्वेशन, इस इक्वेशन से दिस इज इक्वल टू VS एंड दिस इज इक्वल टू VP। तो हम क्या देख सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ या VS या ES अपॉन VP, VS अपॉन VP इज इक्वल टू NS अपॉन N, क्योंकि डी फाइव बाई डी टी दोनों में सेम है, फ्लक्स लिंक दोनों में सेम है। एक बार फ्लक्स जो है, जो लूप बन गया वो दोनों में सेम है, और फ्लक्स चेंज हो रहा है लगातार, तो डी फाइव बाई डी टी भी दोनों में सेम है। सो VS अपॉन VP लो, NS अपॉन NP। सो यहाँ पे अपन देखेंगे, इफ NS इज ग्रेटर देन NP then VS is greater than VP, and if NS is less than NP then VS is less than VP। तो अगर NS NP से ज्यादा है तो सेकेंडरी वोल्टेज जो है, सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज से ज्यादा हो रहा है, दैट इज दिस इज बेसिकली स्टेप अप एंड दिस इज बेसिकली स्टेप डाउन। आ गया समझ में? एंड इफ आई से देयर इज नो पावर लीकेज, इफ देयर इज नो पावर लीकेज, अगर प्राइमरी का वोल्टेज VP है और प्राइमरी में करंट IP है, और सेकेंडरी का वोल्टेज VS है और सेकेंडरी में करंट IS है, देन VP IP टू VS IS, अगर कोई पावर लॉस नहीं हो रहा है, देन व्हाट वी गेट इज
IP upon IS is equal to VS upon VP is equal to NS upon NP. तो अगर NS NP से ज्यादा है, यानी कि स्टेप अप वोल्टेज, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, तो IS IP से कम होगा इफ NS इज ग्रेटर देन NP। यानी कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में जब वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है सेकेंडरी कॉइल में, तो करंट डिक्रीज होगा, बट ऑब्वियसली VI को कांस्टेंट रखना है। तो अगर स्टेप अप में वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं तो पावर तो सेम रहेगा, पावर तो इंक्रीज नहीं हो सकता है, तो IS डिक्रीज हो जाएगा। और अगर प्राइमरी का करंट ज्यादा है, सेकेंडरी का कम है, सेकेंडरी का ज्यादा है, प्राइमरी का कम है, इफ NS इज लेस देन NP, यानी कि स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन में क्या हो रहा है, वोल्टेज कम हो रहा है, तो करंट इंक्रीज हो रहा है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज देयर इन द ट्रांसफॉर्मर। बस कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, और ये तो मैंने तुम्हारे ऑलरेडी बता दिया, फ्लक्स लीकेज में तुम्हारे को बता दिया है, रेजिस्टेंस इन द सर्किट मैंने बता दिया है कि आई स्क्वायर आर की वजह से हीट लॉस होते हैं, एडी करंट्स मैंने तुम्हारे को एक्सप्लेन कर दिया है। हिस्टेरिसिस जो है एक टॉपिक था एनसीईआरटी बुक में, जिसको एनसीईआरटी बुक ने डिलीट कर दिया है। उसमें क्या होता है कि बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस रिवर्सल ऑफ द करंट इन द लूप, तो मैग्नेटिक फील्ड कभी फॉरवर्ड डायरेक्शन प्रोड्यूस होता है, कभी बैकवर्ड डायरेक्शन प्रोड्यूस होता है। सो द मैग्नेटिज्म ऑफ द कोर इज रिपीटेडली रिवर्स बाय द अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो हमेशा कोर को मैग्नेटाइज भी करता है। मैंने तुम्हारे को बताया था मैग्नेट बनाने का एक तरीका होता है ना, वो कॉइन को ट्रेन के ऊपर रख लो, कंटिन्यूस हैमरिंग करना है, या उसमें बार बार मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो। तो जब भी ऐसी प्रोसेस करते हैं तो कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है ना, उसको मैग्नेटाइज किया जाता है। एंड दिस ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर is resulting in the expenditure of the energy. The core appears as heat and we kept to minimum by using magnetic material which has low hysteresis losses. तो hysteresis एक कॉन्सेप्ट है जो बाद में पढ़ेंगे हम, उसमें कुछ hysteresis losses भी होते हैं। तो ये फ्लक्स लीकेज, रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग, एडी करंट्स एंड हिस्टेरिसिस, ये चार जो है ट्रांसफॉर्मर एनर्जी लॉसेस के रीजन होते हैं, और उसके फिर डिटेल्स को स्टडी करना अभी अपने सिलेबस के बाहर है। सो फॉर यू इट्स वेरी सिंपल, फाइव फ्लक्स का लिंकेज करो एंड पावर इन द प्राइमरी इज इक्वल टू द पावर इन द सेकेंडरी, बाकी सब अज्यूम कर लो कि जीरो है, तो हमारा ट्रांसफॉर्मर का डिजाइन इजीली हो जाता है। ओके, सो दिस फिनिशेज आवर ट्रांसफॉर्मर। क्या ओके